सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग खुश हो। अब तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि हम रेगुलर क्लास आपको दे रहे हैं और आपका जो पेपर बिल्कुल करीब है, हम बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। अब हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट प्रैक्टिस में भी हम पढ़ाने जैसा ही कार्य करते हैं क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन हमें समझाना पड़ता है, तो इसका मतलब पढ़ाना ही हुआ। प्रैक्टिस कराने का मतलब तो कुछ और होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर प्रैक्टिस के साथ साथ हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रश्न को डिस्कस किया जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो हमारा जो प्रयास हमेशा रहता है आपको समझाने का, वो हमेशा जारी रहेगा। 26 नवंबर तक, 27 नवंबर तक हम जारी रखेंगे और 28 नवंबर तो मेरा अंतिम होगा। उस दिन तो हम लोग आग लगाएंगे। 28 नवंबर को जब पेपर में बैठेंगे और सारे के सारे पेपर हम क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पढ़ाए हुए आए होंगे, तो आप फिर पेपर में जाके आग लगाओगे, बस और कुछ नहीं करना होगा। चलो फिर आज हमारी जो ये क्लास है, ये 5th नंबर की क्लास होगी, यूपी टेट 2021 जीत की जंग। जीत की जंग में आपका हार्दिक स्वागत है ना। आज हमारी ये 4थी क्लास नहीं बेटा, ये आज हमारी 5वीं क्लास है। ये गलत तरीके से टाइप हो गया, ठीक है। आज हमारी ये 5वीं क्लास है, 4थी क्लास तो हो चुकी कल ही, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीत की जंग की 5वीं क्लास। और आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो वाकई में पेपर में आएंगे ज़रूर, पेपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। 16 मजदूर हैं, वो कार्य करते हैं और कार्य क्या करते हैं, एक इमारत को गिराते हैं कितने दिनों में, 32 दिनों में। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके, 24 मजदूर जो हैं प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा लेंगे। मीन्स जो काम 16 मजदूरों ने किया था वही काम 32 मजदूरों को करना है। मतलब दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, समान है। दोनों के द्वारा किया गया कार्य समान है। भैया हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। हमने ये आपको फॉर्मूला बताया था ना। तो इसमें M क्या होता है, इसमें M जो होता है वो मैन होता है, D हमारा डे होता है, H हमारा आवर होता है और W हमारा वर्क होता है। आज मैं बता दे रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा आगे, ठीक है। आज मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद अब किसी भी क्लास में ऐसा प्रश्न आता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि M मैन होता है, D डे होता है, H आवर होता है, W हमारा वर्क होता है। तो 16 मजदूर में 16 आदमी किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 8 घंटे कार्य करते हैं और कार्य क्या करते हैं, एक इमारत को गिराते हैं 32 दिन में। हमें 16 आदमी दिए गए थे, डे दिए गया था 32, आवर दिया गया था 8। जो जो दिया जाएगा सिर्फ वही पुट करेंगे और कुछ भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 24 मजदूर 12 घंटे कार्य करके उसी इमारत को कितने दिनों में गिरा लेंगे। हमें दिन की संख्या पूछा, कितने दिन में इमारत को गिरा सकते हैं, तो डी हमसे पूछा गया है, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, 8 त्रिक 24 कट गया, ये 4 3 12 और ये 4 चौको 16। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और इसका मल्टीप्लाई कर दिए 3 त्रिक का 9। इसको इधर बटे में भेज दीजिएगा तो डी बराबर आ जाएगा 128 बटे 29 दिन। बताइए कोई परेशानी है आपको, सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ वैल्यू पुट करना और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। N1 और N2 संख्याओं का औसत 17 है, N2 तथा N3 संख्याओं का औसत 44 है। N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का औसत दिया गया है, N1 और N2 का एवरेज दिया गया है, कितना 17। फिर एक चीज़ और दिया गया, N2 और N3 का एवरेज दिया गया
44। एवरेज का मतलब होता है कि उस संख्या के पास, प्रत्येक संख्या के पास 17 तो है ही। अगर कहा गया n1 और n2 का एवरेज 17 है तो मीन्स n1 के पास भी 17 है और n2 के पास भी 17 है। और वैसे यहाँ पे n2 और n3 कहा गया 44 है तो मीन्स n2 के पास भी 44 है और n3 के पास भी 44 है। एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक के पास उतनी संख्या तो है ही। एवरेज का मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी संख्या तो है ही, ज़्यादा कम की बात अलग होती है। एवरेज तो मतलब एवरेज मीन्स समान संख्या, कहते नहीं हमने एवरेज में सबको बांटा है, औसतन बांटा गया। औसतन अगर बांटा गया है तो वो सबको बराबर बराबर संख्या मिली हुई है, ठीक है। आइए, अगर यहाँ पे औसतन बांटा गया है तो ये n1 और n2, n1 के पास 17, n2 के पास 17, मीन्स n1 प्लस n2 बराबर 34, 17 17 34, n2 और n3 बराबर 44 दूना 88, n2 के पास 44, n3 के पास 44, दोनों का हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 88 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, n3 माइनस n1, यही तो पूछा है, इसका मान क्या होगा, n3 माइनस n1 का मान क्या होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं भैया। यहाँ पे आप माइनस कर दो दोनों को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n1 बचेगा और यहाँ पे n3 बचेगा माइनस का, और यहाँ 8 से 4 जाएगा 4 आएगा, 8 से 3 जाएगा 5 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का n1 प्लस का n3 और बराबर में 54। हमने माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो n3 जो है वो किसका है, प्लस का है, तो n3 प्लस का आ गया, प्लस का आ गया। यहाँ पे n1 किसका है, माइनस का है, देखो n1 माइनस का आ गया, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू 54 बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी किसी लोगों को, कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे हमारा प्रयास पूरा है कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को डाला जाए, मेथड को डाला जाए, जिससे आप होने वाले पेपर में सफलता प्राप्त कर सको। बताइए किसी को कोई समस्या यहाँ पे, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% की है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने पढ़ा SP बराबर CP 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। प्लस कब लगाते हैं, जब लाभ होता है, माइनस कब लगाते हैं, जब हानि होती है। तो आपको वस्तु का CP दे रखा है, क्रय मूल्य, CP हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1240। विक्रय मूल्य पूछा मीन्स SP हमसे पूछा गया है। वस्तु पे क्या होती है 32% की हानि होती है, हानि होती है तो 100 से 32 घटा दो, 100 से 32 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस करोगे तो 68%, ठीक है, बटे में 100। कैलकुलेट कर लो, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब दशमलव जो जाएगा वो 1 अंक पहले जाएगा, दशमलव जो जाएगा वो 1 अंक पहले जाएगा। बात को समझ लेना, आंसर आपके सामने है। यहाँ पे जब नीचे 10 है और जब किसी संख्या को आप 10 से डिवाइड करोगे तो दशमलव जो है 1 अंक पहले लगेगा, 1 अंक पहले लगेगा। अब दूसरी चीज़, लास्ट में 8 चौको 32 और दशमलव 1 अंक पहले लगेगा, मीन्स दशमलव 2 आना चाहिए आंसर में। यहाँ पे दशमलव 2 है, नहीं है, यहाँ पे दशमलव 2 है, नहीं है, यहाँ पे दशमलव 2 है, नहीं है, यहाँ पे दशमलव 2 है, यही हमारा आंसर आएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन से बचना है तो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का मेथड सीखना होगा। कैलकुलेशन बचाने का समय यहीं से है। दोनों मेथड अगर आप सीख चुके हो तो आप अपने कैलकुलेशन को बचा सकते हो, अपने समय को बचा सकते हो और जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। चलें आगे बढ़ा जाए भैया, किसी को कोई परेशानी। चलिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास 10-12 बार आ चुके होंगे तो आपको इतनी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, हम उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए ये क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे एक चीज़ ये गलत लग गया है, ये नहीं होगा। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस यहाँ पे ये इतना लगाना चाहिए था, ये लाभ प्रतिशत क्या है, ये नहीं लगना चाहिए था, ये गलत छप गया है। ठीक, लाभ प्रतिशत क्या है। अब क्या कहा, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य
80 वस्तुओं का जो सीपी है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बीच में बराबर लगा दिया। बात क्लियर है यहाँ तक कि भैया सभी लोगों को? कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ाइए। एसपी को इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये सीपी अपॉन एसपी बनेगा इक्वल टू 50। इस 80 को इसके नीचे भेज दीजिए तो बटे में 80 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ये वस्तु का सीपी है ये वाला, और ये वस्तु का एसपी है। आपने एक वस्तु 5 रुपए में खरीदा है, उस वस्तु को 8 रुपए में बेचा है, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। एक वस्तु को अगर आप 5 रुपए में खरीद रहे हो और 8 रुपए में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा, लाभ होगा ना? तो क्वेश्चन भी कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत ही पूछा, हानि प्रतिशत नहीं पूछा। उसको पता है आपकी 5 की वस्तु आप 8 में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा। भैया अभी बात करते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, बहुत काल आ रही है आज। अरे स्टूडेंट की आ रही, कुछ और मत समझना, तुम लोग बहुत जल्दी दूसरी बात समझ लेते हो, ठीक? तो यहाँ पे वस्तु का सीपी जो है वो 5 है और वस्तु का एसपी जो है वो 8 है। 5 रुपए की वस्तु आपने 8 में बेची तो आपको लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ भैया? 3 रुपए का। उसने कहा जो लाभ हुआ है इसको प्रतिशत में बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, और कुछ नहीं पूछा। ये नहीं कहा, अगर कहता कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो आप कहते 3 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन उसने कहा लाभ प्रतिशत बताओ। तो होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, ये फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है आपको? 3 रुपए का, इंटू 100 अपॉन में सीपी मीन्स क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60%। तो वस्तु का जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ऐसे प्रश्न आपके टेट में बहुत बार पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे और समझने के बाद इसको कहीं नोट कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे ही जाना है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए फिर एक प्रश्न। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज आ रहे हैं, वाकई में मज़ा आ रहा है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम समाप्त हुई, अब दिखाई दे रहा है? तुम लोग बताते भी नहीं कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बता सकते हो, हमने बताने के लिए नहीं रोका है आपको। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप मैसेज कमेंट करके हमें बता दिया करो, और हमें समझना पड़ता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, कुछ आप भी तो बता लिया करो, हाँ कुछ तो बताया करो। अच्छा, हम एक बात और छोटी सी करना चाहते हैं आपसे। कुछ पेपर को लेके बहुत सारे बच्चे मैथ से बहुत परेशान हैं कि सर मैथ का पेपर कैसे होगा। तो बेटा मैथ का पेपर सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो भी प्रैक्टिस से। पढ़ सभी लोग लेते हैं, पढ़ता कौन नहीं, पढ़ते तो सभी लोग हैं। पढ़ने से कभी पेपर सॉल्व नहीं होता, पेपर तभी सॉल्व होगा जब आप प्रैक्टिस किए होगे। कम से कम जो क्वेश्चंस आप पढ़े हुए हो वैसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करो, तभी आप जाके सफल हो पाओगे मैथ में। मैथ में पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से देखो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर आप कुछ पढ़े ही नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ से कर पाओगे। तो पहले एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने ही सफलता मिलेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम यही भूल जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे लगाएंगे, कैसे डील करेंगे पेपर में। तो बेटा एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लाइफ टाइम भूलना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो? लगातार उस चीज़ को वॉच करते हो, उसी चीज़ को बार बार देखते हो, उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हो। तो आप वही चीज़ मैथ के साथ करो, लगातार प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रश्न लगाओ। प्रैक्टिस भी करने का तरीका अलग होना चाहिए। ये नहीं कि परसेंटेज एक दिन लगा रहे हैं, एक दिन प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं, एक दिन एवरेज लगा रहे हैं, एक दिन एसआई लगा रहे हैं, एक दिन सीआई लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। रोज हमें प्रैक्टिस का मतलब रोज 30 से 40 प्रश्न ऐसे लेने हैं जो पेपर के आए हुए प्रश्न हों, और हम उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और रोज सभी चैप्टर के प्रश्न होने चाहिए जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद अच्छी रखी जाएगी, और हमें उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे से ज़्यादा पेपर पे प्रश्न को अटेंड करके आओगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए।
इस क्वेश्चन को बताया जाए भैया। चलिए समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही यूनिक मेथड, अपने रामबाण मेथड का प्रयोग करेंगे आज हम और इसको उससे सॉल्व करेंगे। कह रहा 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? टोटल पर हानि परसेंट पूछा गया है, ठीक है। तो पहला हम दो चीज़ें करते हैं, दो भागों में इसको तोड़ते हैं और टोटल, पहले हमारे पास 25 वस्तुएं हैं, जो शेष बची वो कितनी वस्तुएं? 75 वस्तुएं हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 वस्तुएं हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? पहले उसने कहा कि 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची जाती तथा शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेची जाती। हमने इसको दो भागों में तोड़ा, 25 वस्तुएं पहली वाली, जो शेष बची वो कितनी है? 75, और टोटल वस्तुएं हमारे पास कितनी है? 100। इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 से करना 25, 25 से 75, 25 चौको 100। इतनी बात क्लियर है? अब समझना अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 25 वस्तुएं 25% लाभ पर, जो 25 वस्तुएं थी, 25 वस्तुएं यही तो थी, इसको किस पे बचे? 25% लाभ पर 25 से गुणा कर दो। शेष वस्तुएं कौन सी? यही तो है शेष वस्तुएं, इनको किस पे बेचे? 25% हानि पर बेचे तो माइनस से 25 से गुणा कर दो। तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? तो टोटल पर हमें हानि बताना, हमने कहा टोटल पर x% की हानि होगी। भैया यहाँ तक क्लियर है सबको? तो कुल हानि प्रतिशत, तो टोटल पर हानि बताना, हमने कहा टोटल पर x% की हानि होगी, ठीक। चलिए ये 25 आएगा और ये माइनस का 75 आएगा, इक्वल टू 4x होगा, और ये 25 से 75 घटाओगे माइनस का 50 आएगा, ये बटे में 4 आ जाएगा, इक्वल टू x आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट कर दोगे, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मीन्स माइनस का 12.5। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर माइनस में आता है तो वो हानि ही होगी, और हानि कितनी हो रही है? 12.5% की। बात क्लियर है सभी लोगों को? बताइए कोई परेशानी आपको? कहीं पर कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हो, बिल्कुल। कोई डाउट हो तो बताओ भैया, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हमने क्या किया है, पहली वस्तु उसने कहा है कि 25 वस्तुएं हैं, शेष वस्तुएं हमने कहा जब 100 वस्तुएं हैं उसमें से 25 वस्तुएं ये हैं, तो शेष वस्तुएं कितनी बची? 75। तो टोटल वस्तुएं हैं, तो हमारे पास 100 वस्तुएं, उसने टोटल कह भी रखा है 100 वस्तुएं। 25 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचते हैं, शेष वस्तुओं को 25% हानि पर बेचते हैं, तो टोटल पर कितने परसेंट की हानि होगी? हमने कहा टोटल पर x% की हानि होगी। पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया माइनस का 12.5%। चलें आगे बढ़ें। देखिए बहुत सारे प्रश्न पढ़ना, इसलिए हम थोड़ा सा तेज पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ना। चलिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तथा उनके आधारों का अनुपात इतना, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है A1/A2, एरिया 1/एरिया 2, दोनों का एरिया लिख दिया 1/2। तो क्या क्या दे रखा? आधार दे रखा और ऊंचाई दे रखा है, बेस इंटू हाइट, मीन्स ये हमारा समकोण त्रिभुज है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा। अब हमारा बचा क्या? चलो, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हमें 1/2 बराबर में, उनके आधारों का अनुपात 3 और 4, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है h1 और h2, क्योंकि दो हैं तो h1 और h2 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको b1 b2, इसको h1 और h2। नहीं तो तुम लोग इतने महान हो, कहेंगे 1/2 काट तो दिया, b और h क्यों नहीं काट दिया? इसीलिए हमने उसको b1 और b2 लिख दिया, h1 और h2 लिख दिया, जिससे आपको ये समस्या ना कि क्यों नहीं काटा गया, ठीक है। इस 4 का गुणा इधर कर दो, 4 एक 4, इस 3 का गुणा इधर कर दो, 3 दूनी 6, h1/h2, ठीक है। ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मीन्स h1/h2 का मान आ जाएगा 2/3। 2:3 आंसर में होगा। ये देखो, जब कोई भी संख्या भाग में हो तो उसको रेशियो में ले सकते हो, 2:3। बात क्लियर है भैया सभी लोगों को? तो ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल 100% पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई भी आपको निश्चिंत रहो, मैं जो बता दूंगा वो समझ लो आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। सबको समझ में आ गया है क्या प्रोसेस किया गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। और भैया लाइक शेयर कमेंट ये अनिवार्य है, आप सभी लोग लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो,
देखो मुझे कहना पड़ता है, रोज़ रोज़ कहना पड़ता है, आप लोग मजबूर किए हो मुझे कहने के लिए। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर ना समझ में आती हो तो बताओ। नहीं आती, चलो देखो कल ऐसे हमने 2 प्रश्न सॉल्व किए थे, आज ये तीसरा प्रश्न है, मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में चल रहा है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। कल हमने इस प्रश्न को एक बीच क्लास में बताया था और एक लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर से मेरे सामने, तो एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य 30 तथा 5 है। यदि उनका योग इतना है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, हमने कहा 2 संख्याएं a और b हैं, इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 30 है, और इन्हीं संख्या a और b का जो मासा है वो कितना है, 5 है। 2 संख्याओं का योग कितना दे दिया है, 25 दे दिया है, इनका अंतर पूछा है। कल हमने बताया था आपको एक फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कल हम इसके ऊपर प्रश्न ले लेंगे, परेशान मत हो, कल हम इसके ऊपर भी प्रश्न ले लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर हर तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे, परेशान मत हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आना चाहिए। आइए समझते हैं, हमें a और b अगर मिल जाए तो हम दोनों का अंतर बता दें। मीन्स हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं मिल जाएं तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा ना। तो हम उस संख्या को निकालेंगे कैसे, इस बात को समझो बेटा बस। ठीक है, आपको एलसीएम दे रखा कितना, 30, और एचसीएफ दे रखा कितना, 5, और बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मीन्स जो बराबर में ये मल्टीप्लाई है 30 गुणे 5, ये दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है तुम्हें, दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का लासा और मासा दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। हमें दोनों संख्याएं मिल जाएं तो हम सारे गेम खेल सकते हैं। ठीक है, चलो खेलते हैं। आप इसको फैक्टर कर सकते हो 6 पंचे 30 में, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है। हमने 2 5 क्यों ढूंढे, आप समझ पा रहे हो, अगर आप कल की क्लास ज्वाइन किए थे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 5 की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि इनका मासा 5 है, इन दोनों संख्याओं का मासा 5 है, और जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। जितना आपको मासा दे रखा है उतना ही कॉमन लाना है। तो 5 इनको दे दो, एक संख्या को 5 इनको दे दो, तो ये 5 गया और ये 5 गया, बचा कितना, 6। 6 का फैक्टर कर दो, 3 दूनी 6, 1 3 इनको दे दो, 1 2 इनको दे दो। तो देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10। देखो दोनों संख्याओं का योग 25 कहा था, तो पहली संख्या 15 दूसरी संख्या 10, दोनों का योग 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मीन्स हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही है। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, 15 - 10, अंतर कितना हो जाएगा, 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हम लगातार ये चौथा या तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा हमें उम्मीद है इस बार ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो बताइए। अभी 1 2 प्रश्न और ऐसे आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है और ये आएगा जरूर, किसी ना किसी क्लास में फिर मिलेगा आपको। चलें आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए, कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है, x जो है वो y से क्या है, 80% ज़्यादा है, ये 80% अधिक है, तो हमने कह दिया ये वाला 100 है तो ये वाला कितना है, 180 है। कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है, यदि x जो है y से 80% अधिक है तो ये वाला 100 है, ये 80 इससे ज़्यादा 180 है। अब आगे क्या कह रहा है, y x से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, y x से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले आप निकालो कि कितना कम है। x की वैल्यू 180 है और y की वैल्यू 100 है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले बताओ x से y कितना कम है, 80 कम है, 80 कम है, क्योंकि x के पास 180 रुपये हैं, y के पास 100 रुपये हैं, तो y के पास कितने रुपए कम है, 80 रुपये कम है। इन्हीं रुपयों को कह रहा कितने % कम है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए कमी गुणे 100
बटे में जिसके साथ का या सा लगा होता है, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। हमें कोई और मैटर नहीं, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। जिसके साथ का या सा लगा होगा उसकी ही वैल्यू अपॉन में जाएगी। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 800 बटे 18 आ जाएगा। अभी और काट सकते हैं, 2 9 18 काट दें और 2 चौको 8 काट दें, तो मीन्स ये 400 बटे 9 आ जाएगा। अब 400 बटे 9 को काटेंगे, 9 चौको 36, फिर 4 जाएगा, 9 चौको 36, देखो 44.44%। पूरा काटने की जरूरत नहीं, 9 चौको 36 पहला ही 4 मिला था, हमें आंसर पे टिक लगा देना चाहिए था डी वाले पे। बात क्लियर है सभी लोगों को? कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आपको? भैया पूछते चलो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पूछना आपका दायित्व है। आप अपने दायित्व का निर्वाह करो और हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। हमेशा पढ़ाई के समय पढ़ाई और मजाक के समय मजाक। ठीक, इस समय हम बहुत सीरियस हैं क्योंकि पेपर आपका बहुत करीब है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस बहुत पढ़ाने हैं, समय बहुत कम है। मनोज 20 किलोमीटर और तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 घंटा तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है? कल हमने आपको एक औसत के लिए बताया था, औसत गति के लिए एक फॉर्मूला बताया था, औसत गति के लिए एक फॉर्मूला बताया था 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फार्मूला कहाँ पे लगता है? जब बराबर दूरी हो, मीन्स आप जितना गए हो और जितना आए हो वो दूरी बराबर होनी चाहिए। बराबर दूरी के लिए a और b हमारी चाल होती है, a और b हमारी चाल होती है। जब चली गई दूरी बराबर हो, मीन्स आप 10 किलोमीटर गए हो और 10 किलोमीटर वापस आए हो, तो चली गई दूरी बराबर होगी, तब हम औसत चाल इससे निकाल लेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। चली गई दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि मनोज 20 किलोमीटर गया है, फिर 36 किलोमीटर गया, चली गई दूरी बराबर नहीं। जब दूरी बराबर नहीं होगी तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे में कुल समय। चली गई कुल दूरी कितनी होगी? 20 प्लस 36, और कुल समय कितना होगा? 5 प्लस 3, तो ये 56 बटे 8 आएगा, और 8 सते 56। ये देखो आंसर आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें, समझ गए? तो दोनों चीज याद रखिएगा, जब चली गई दूरी बराबर ना हो तो ये लगेगा बराबर दूरी ना हो, ना चली गई हो, तो ये आप लगा दीजिएगा। और जब बराबर दूरी चली गई हो तो ये लगाइएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हुए पेपर में तभी अटेम्प्ट करिएगा भैया, वरना आप गलत कर दोगे। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसीलिए हमने प्रैक्टिस बैच चलाया है, क्योंकि पढ़ते वक्त आपके साथ एक एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बैच में हमने स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस बैच इसीलिए चलाया है कि कम से कम 400, 500, 600, 700 जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं हम कवर करेंगे, और हम अपने हर एक चीज़ को आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपका पेपर खराब ना हो। हमारा प्रयास है कि 28 नवंबर का पेपर बहुत ही अच्छा जाना चाहिए मैथ का ना। चलिए, समझ गए बात को? जब चली गई दूरी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाना, और जब चली गई दूरी बराबर तो औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय, अब एक बेलन की बात कर रहा है। बेलन कहाँ गया भैया? थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं आज आपका। ये बेलन है, ठीक है। बेलन में ये त्रिज्या होती है r और ये ऊंचाई होती है h, ठीक है, ये ऊंचाई h होती है। तो बेलन के अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और बेलन के अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है।
चलिए अब हमें क्या देख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच ना। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1056, 2 इंटू पाई का मान 22/7। हमें क्या निकालना है, तो इसके ये ए नहीं, तो इसके आधार का व्यास निकालिए। व्यास क्या होता है, त्रिज्या हमारी आर होती है, त्रिज्या हमारी आर होती है और व्यास हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, मीन्स 2r। इसको डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या हमारी r होती है, व्यास हमारा 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, वही डायमीटर होता है, ठीक है। चलिए समझिएगा सभी लोग, ये 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, आर हमें निकालना है। एच दे रखा है, एच का मान कितना दे रखा भैया 8 सेंटीमीटर, ये देखो ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, काटो भैया, देखो कुछ कटवट रहा है, 11 से काट दिया जाए क्या इसको, देखो 11 दूना 22, इसको काटो 11 9 99, कितना बचेगा 6, 11 छक्का 66, और ये काट दीजिए 12 8 96, ये 2 छंग 12 और ये 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42 इक्वल टू 2r। हमें 2r की वैल्यू बतानी है, 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बताइए भैया कोई परेशानी है आपको कहीं पर, कोई डाउट? कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा करने का प्रयास करो, हम अपने हिसाब से करते हैं, आप अपने हिसाब से करो ना। हमने 11 दूना 22 काटा, तो 11 से इसको काटा 11 9 99, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, फिर इसको काट दिया 12 8 96, फिर 12 को काट दिया 2 छंग 12 और 6 का 7 में गुणा कर दिया, 7 छंग 42, और ये वाला 2 और ये वाला r रोक लिया क्योंकि हमें 2r निकालना है। इसके आधार का व्यास निकालना है, व्यास हमारा 2r होता है, हमें 2r की वैल्यू चाहिए थी, 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आज बहुत फ़ोन आ रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं। बच्चे आप लोग क्यों इतना परेशान रहते हो, थोड़ा सा धैर्य बनाया करो। जानते हो कि शाम को हम क्लास पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य बनाया करो। आप ही लोग फ़ोन करते हो और कोई बाहरी लोग नहीं करते हैं। शाम के समय हम क्लास लेते हैं तो क्लास में थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब रहता है। चलिए टाइम कितना हो गया है, अच्छा अभी हमारे पास 20 मिनट है, परेशान मत हो, अभी 20 मिनट में हम 20 क्वेश्चंस पढ़ा सकते हैं। आइए, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी? ठीक है, एक गाड़ी की लंबाई दी गई 520, ठीक है 420 मीटर लंबी गाड़ी है, ठीक है ये गाड़ी है, और इसकी चाल कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर है, और ये पार किसे करती है? एक प्लेटफॉर्म को, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है प्लेटफॉर्म है, ये कितना है 580 मीटर लंबा है, ठीक है। जब गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी जुड़ जाएगी। जब गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी जुड़ जाएगी। हमें बताना क्या, समय बनाना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हमें दूरी बटे चाल, ठीक है दूरी बटे चाल। अब 420 और 580 जोड़ दो, 420 प्लस 580, चली गई टोटल दूरी यही होगी, बटे में चाल क्या है 120 किलोमीटर पर आवर है। आपकी दूरी देखो 420 मीटर और 580 मीटर है, मीटर में है, लेकिन आपकी चाल किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है? मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको काट दो, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ठीक, इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा 1000 बटे में 20 पंचे 100 और 100 बटे 3, ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 गुणे 1000 बटे में 100, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दहन 30 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। बताइए कोई परेशानी है भैया? भैया क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो ये 5/18 से गुणा करते हैं, और जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी इसको याद कैसे रखेंगे?
भैया किलोमीटर पर आवर हमारी बड़ी डिजिट है, बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो हमें किस में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो जब हमें बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा होगा, 5 और 18, 5 और 18 में कौन छोटा है, 5। तो जब बड़े से हमें छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा होगा। अब जब छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। जब बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा होगा, 5 होगा और बटे में 18 आएगा। और जब छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा होगा, 18/5 होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो याद कर लेना, वरना आपका जो कॉन्सेप्ट आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए समय ना वेस्ट करिए, समय बहुत कम है आजकल, समय बहुत कीमती हो गया है क्योंकि पेपर बहुत करीब है और हमारे बीच में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो गए और हमारे क्लास को वॉच भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी ना होने की वजह से उनका शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया, वो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर वो उनको लगता है कि अब उचित समय है और उचित चीज़ें चल रही हैं तो एक बार वो फिर से ज्वाइन कर लें। और अब हम कंटिन्यू रहेंगे 26 नवंबर तक, तो हम कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, पर डे क्लास देंगे और कोशिश करेंगे कि पर डे 2 क्लास दें। आप अभी थोड़ा सा धैर्य बनाओ, थोड़ा सा और हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाने दो, फिर कोशिश करते हैं कि हफ्ते में कह रहा हूँ कि पर डे 2 क्लास दी जाएँ क्योंकि सिलेबस बहुत कंप्लीट करना है। सिलेबस क्या, मुझे रिविजन कराना है, मुझे बस और बस कुछ नहीं कराना है। 400, 500, 600 जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं बस। आइए, एक 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 हो जाती है। पी का मान बताइए। पी का मान मतलब हमें समय बताना है क्योंकि पी वर्षों में हो जाती ना, हमें समय बताना है, ठीक है। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला SI बराबर PRT/100। आपके साधारण ब्याज में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कहिए ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ठीक है। साधारण ब्याज में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक। अब 1,000 रुपये है आपके पास, 10,000 रुपये मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। पी वर्षों में कितना हो जाते हैं, 16,000 मीन्स ये हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है। आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, कुछ वर्षों में 15% की दर से कितना हो गए, 16,000 हो गए। मीन्स आपको ब्याज मिला है कुछ वर्षों में, ठीक है। तो आपको कितने रुपए ब्याज मिला, 6,000 रुपये। 10,000 से 16,000 हुए तो ये ब्याज हुआ, मीन्स आपका ये SI है। SI कितना है, 6,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15 है। समय हमें निकालना है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 चौको 60। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। मीन्स आपका समय आ गया 4 वर्ष। बात क्लियर है सभी लोगों को, आगे बढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न तो आसानी से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस कठिन नहीं है, ठीक। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम होती है तो एक बार जाके आप साधारण ब्याज की 4-5 क्लास टेट के लिए पढ़ाई गई हैं, वो क्लासेस आप ज्वाइन कर लो। आगे बताया जाए, चलिए। कह रहा है एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदों की संख्या बताइए। येलो और वाइट और येलो, वाइट और येलो गेंदों की जो संख्या का अनुपात है वो 12:17 है। हम ये कह सकते हैं ये वाली 12x है और ये वाली 17x है। ये टोटल गेंदों की जो संख्या है वो 116 है। तो 29x की वैल्यू कितनी है, 116 है। तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो क्या पूछा, पीली गेंदों की संख्या बताइए। पीली गेंदें कौन सी, 17x। तो 17x का मान कितना आया, 4। तो आंसर कितना आ गया, 68 गेंदें, ठीक। कुछ भी नहीं करना है। उसने कहा कि एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। येलो, वाइट और येलो का रेशियो दे रखा था। हमने कह दिया वाइट जो है वो 12x है, येलो जो है वो 17x है। तो टोटल गेंदों की संख्या दे रखा है। देखो, यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है, जब टोटल गेंदे दे रखा है मीन्स वाइट और येलो का योग दे रखा है टोटल गेंदे। हमने दोनों को जोड़ दिया, बराबर में 116 रख दिया। x का मान निकालिए, कितना आ गया, 4। x का मान यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि येलो का रेशियो यही है और ये वाइट का रेशियो है। हमसे पीली गेंदों की संख्या पूछा है तो ये 17x है। 17 चौको 68 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए भैया, चलिए फिर आइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आप लगा लेंगे, हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है। कुल हानि क्या है यही पूछा है आपको। 1126 × 22
बटे 100 निकाल देना है बस। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना। 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे दशमलव को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मन हो वैसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने कहा हानि का मान क्या है, तो कुल हानि क्या है, सिर्फ आपको हानि का मान बताना है। और हानि कितना हो रहा है, 22% की हो रही, तो 1126 पे 22% की वैल्यू निकाल दो, वही आपकी हानि होगी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने जब भी हमने कहा क्वेश्चन में कुल आपको दिख रहा है, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रश्न में कुल दिख जाए, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो आप प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। तो जैसे हमें दिखता है कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन, जहाँ पे भी कुल दिख जाए, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आप उठा के यही फॉर्मूला लगाना। वो चाहे संख्या हो, जनसंख्या हो, क्रिकेट मैच हो, विद्यालय में विद्यार्थी हो, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो, टमाटर की कीमत में वृद्धि हो, कुछ भी हो, कुल परिवर्तन अगर लिख के आ गया तो आप सीधे इस फॉर्मूले को लगा देना बस। ठीक है, चलिए आइए, अब क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले कितना बढ़ाएगा, 40%। पहली बार में 40 मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 40% बढ़ाया गया, ये प्लस में आया। y की वैल्यू कितनी है, 25% घटाया गया, ये माइनस में आ गया। ठीक, तो पहले प्लस का 40, फिर माइनस का 25, और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस 25 गुणे 40 बटे में 100। बात क्लियर हो गई। ये 25 चौको 100, ये 4 दहा 40, ये 40 से 25 घटाओगे तो प्लस का 15 और ये माइनस का 10, तो कितना आ गया, 5%। देखिए आंसर आपका आ गया। बताइए कोई परेशानी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया एक प्लस का है दूसरा माइनस का और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा। जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह माइनस का, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह प्लस का। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, सभी मिलाकर वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है और तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, सभी वस्तुओं को मिलाकर शेष वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमारे पास कितनी है, 30 वस्तुएं एक हैं और 30 वस्तुएं दूसरी हैं। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है। सभी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा ये पूछा है। ये कटेगा 30 एकड़ 30, 30 एकड़ 30, इसका गुणा इसके साथ 30, इसका गुणा इसके साथ 35 बटे में इन दोनों का योग, तो ये आ जाएगा 65 बटे 2। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 32.5। बात क्लियर है भैया। ये हमारा रामबाण मेथड है और इस मेथड से हम बड़े से बड़े प्रश्न को दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा क्या करना होता है। नीचे हमेशा संख्या रखी जाती है, नीचे हमेशा यहाँ पे संख्या रखी जाती है। तो 30 वस्तुएं मीन्स पहली संख्या कितनी है 30, फिर दोबारा भी 30 वस्तुएं, दूसरी संख्या कितनी है 30। ठीक है, पहली वस्तुओं का जो औसत मूल्य कितना है वो 30, दूसरी वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो कितना है 35। सभी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा हमसे ये पूछा। इसका गुणा इसमें करते हैं 30, इसका गुणा इसमें करते हैं 35, इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग करके रख देते हैं। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 32.5 रुपये। किसी को ना समझ में आया तो बताइए। ये मेथड आपके दिमाग में सेट करने के लिए हमने सोचा है, हमने हर चैप्टर के 10 से 15 प्रश्न, हर चैप्टर के एक एक करके 2-2 करके हमने प्रश्न उठाए और अप्रॉक्स चैप्टर को हम इस मेथड से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो कठिन प्रश्न होंगे जैसे कौन सा एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर को, एलिगेशन, ऐसे बहुत बड़े बड़े चैप्टरों को हम इस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो इसके खतरनाक क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है रामबाण ट्रे। ये बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाली है और कम से कम 50 क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है इस मेथड पर। तब जाके इस मेथड को आप अच्छे से समझ पाओगे और यूज़ कर पाओगे। बहुत जल्द ही क्लास करने वाले हैं उसकी भी। आइए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। एक घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई में आपको अनुपात दे रखा है 5:4:2। आप इसको कह सकते हो 5x, इसको कह सकते हो 4x, इसको कह सकते हो 2x। ठीक, तो घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 50,000। तो वो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। अब देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, प्रश्न कितना लंबा है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, और हमें आयतन दे रखा है। आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H। यही तो होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? L × B × H। ठीक, हमें L कितना दे रखा है? आयतन कितना दे रखा है? 5,000। L कितना दे रखा है? 5x, ये 4x और ये 2x। ये 5 से कटेगा 5 × 5, ये 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये 2 से कटेगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। x का गुणा करोगे तो x³ का मान आ जाएगा 125, और 125 किसका क्यूब है? 5 का, तो x का मान आ जाएगा 5। मीन्स L आ जाएगा 25 और B आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10। यहाँ पे लाके जल्दी से पुट करो L × B, 25 दूना 50, हम डायरेक्ट गुणा किए दे रहे हैं। B × H, 20×200, H × L, 25×250। ठीक है, सबको जोड़ दो। 2 × 5 × 2 = 7, 2 × 9 = 950। 950 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1900, 2 0 0, 2 पंची 10, 2 9 18, 1 19, 1900 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई परेशानी? हमसे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रेशियो दे रखा था 5:4:2 के अनुपात में। हमने कह दिया लंबाई 5x हो गई, चौड़ाई 4x हो गई, ऊंचाई 2x हो गई। इसका आयतन दे रखा था तो हमने आयतन का फार्मूला लगा दिया, आयतन बराबर L × B × H। आयतन का हमने फार्मूला लगा दिया L × B × H। L दे दिया था 5x, B दे रखा था 4x और H दे रखा था 2x। इसको कैंसिल आउट किया, 125 है, x का मान निकाल लिया 5। x का मान ले जाकर यहाँ पे पुट किया 50 25, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, और यहां से हमने घनाभ का वक्रपृष्ठ निकाल लिया। क्लियर है सभी लोगों? चलिए, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर है तो मेज की लंबाई बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। एक आयत है, आयत का परिमाप आपको दे रखा है, मीन्स 2L + B की लंबाई आपको दे रखा है कितना? 60 दे रखा है। यहां से हम L + B का मान निकाल सकते हैं कितना? 30। इससे काट दे, 30 आ जाएगा। ठीक, हमें L × B का मान भी दे रखा है कितना? 209। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चंस मतलब वाकई में काबिल तारीफ है। जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना ही ज़्यादा कम है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या किया जाए, हम भी सोच रहे हैं क्या किया जाए, बस मेरा दिमाग ऑप्शन पे गया, इस पे गया। ठीक है, ये L और B, हमसे मेज की लंबाई पूछा L और B। यहाँ पे L और B का योग दिया गया है और यहाँ पे L और B का मल्टीप्लाई दिया गया है। इसको हम ये लिख सकते हैं 19 × 11, 11 9 99 का 9, हाथी लगेगा 9, 11 का 9 11 9 20। तो हम L को यहाँ पे भी लिख सकते हैं 19 + 11। देखो L 19, B 11 और 11 9 कितना हो जाएगा? 30। ये दिमाग काम कराना होता है, अपने माइंड को यूज़ करना होता है। अगर आप ऐसे नहीं यूज़ कर पाओगे तो आप फार्मूला उठाओगे और क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड को बूस्ट करो और अपने दिमाग को चलाने का प्रयास करो। हमने L × B दे रखा है, मीन्स 2 लंबाई और चौड़ाई का गुणा दे रखा है 209। हमने इसका फैक्टर कर लिया, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता। 11 × 19 में फैक्टर कर लिया, दोनों का योग जो है 19 + 11 कर दिया। तो लंबाई इसकी कितनी आ गई? 19। चौड़ाई इसकी कितनी आ गई? 11। हमसे मेज की लंबाई पूछा, लंबाई 19 दे रखा है, आंसर आपका आ गया। हम ऑप्शन को देख के उठा लिए 19 को। यही चीज आपको समझनी है भैया। ऑप्शन में हमने 19 देखा और हमारा दिमाग गया 19 में किसका गुणा कर दे, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है और 9 में 1 का गुणा करोगे तो हमने 11 का 19 में गुणा करके देख लिया और हमें आंसर मिल गया। चले आगे बढ़े। चलिए आज हम बस 70 तक पहुंचाते हैं, इसके बाद फिर कल करते हैं ना। बहुत सारे प्रश्न हो जा रहे हैं, समय भी आपको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं हम, क्योंकि आप भी बिजी रहते हो। आपसे ज़्यादा कौन बिजी रहता होगा। बहुत प्रश्न पढ़ाने हैं लेकिन हम क्या करें, आप समझ लो, आप जैसा कहोगे वैसा होता रहेगा। आप कहोगे ज़्यादा पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ाएंगे, आप कहोगे कम पढ़ाओ कम पढ़ाएंगे।
चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपये है, लाभ प्रतिशत 15%, तो कुल लाभ क्या होगा? 928 पे 15% का लाभ निकाल दो, 15/100, और लास्ट में 55/40, मीन्स आंसर यही आना चाहिए। देखो ये चीज़ें हैं, लास्ट में 55/40, लास्ट में 40, और 40 कहाँ पे है ये देखो, और ये आंसर आपका आ गया। आपको इस वस्तु पे सिर्फ लाभ बताना था 15% का, तो 928 गुणे 15/100 आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका आ भी गया 138.40। चलिए आगे बढ़िए। एक किसी आयत की लंबाई चौड़ाई ये है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई दे रखा है 16 और चौड़ाई भी दे रखा 12, इसमें क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 गुणे 12, 12 × 72 का 2, 12 का 9, 12 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है इसमें बताइए? कुछ भी नहीं है। आयत का अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़। चलिए 71 नंबर। चलिए इसको भी समझ लेते हैं अब। एक घनाभ की लंबाई हमें दी गई 10%, चौड़ाई हमें दी गई 20% और ऊंचाई हमें दी गई है 15% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत अच्छे समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ऐसा ही प्रश्न आपके टेट के पेपर में आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा जरूर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% तथा 15% से बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, 10% का मतलब 10%, 20% और 15%। यहाँ से हम पुराना आयतन निकाल लें, पुराना आयतन और नया आयतन, दो चीज़ें निकाल लें, नया आयतन, दो चीज़ें निकालने, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आयतन कैसे निकालते हैं? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% है, 10% का मतलब 10/100 मीन्स 10 1/10। ये 20% है मीन्स 20/100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, 20 पंचे 100। ये 15% है मीन्स 15/100, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20। ठीक है, आप समझिएगा, ये जो नीचे वाली भुजाएं होती हैं ये पुरानी भुजाएं होती हैं, और जो वृद्धि होती है वो ऊपर दी गई, मीन्स इसकी भुजा 10, फिर इसकी भुजा 5 और इसकी भुजा 20, और नई भुजा ये 10 में 1 जोड़ो 11, 5 में 1 जोड़ दो 6, क्योंकि वृद्धि हो रही, जब कमी होगी तो घटाते हैं, 20 3 23। ये आपकी ये हमारा पुराना आयतन आ गया, ये हमारा नया आयतन आ गया, क्योंकि हर बार भुजा को बढ़ाएगा, 10%, 20%, 15% बढ़ाएगा, तो जो बढ़ाया गया उसको जोड़ देते हैं। 10 हमारी पुरानी भुजा है, 1 हमारी नई भुजा, इसको इसमें जोड़ दिया, 10 1 11, 5 हमारी पुरानी भुजा, 1 हमारी नई भुजा, इसको जोड़ दिया, 6 हमारी नई भुजा, 20 हमारी पुरानी भुजा, 3 बढ़ गई तो कितना हो गया? 23 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 20 पंचे 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, 1000। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 11 3 33 का 3 हाथी लगेगा 3, 11 दूना 22, 3 25 गुणे 6। देखो मल्टीप्लाई कर लो तोड़ के, 6 3 18 का 8 हाथी लगेगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31 का 1 हाथी लगेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये आ गया। आपका आयतन कितना बढ़ा? 518। आपका पुराना आयतन 1000 था, नया आयतन कितना आया? 1518 आया। आयतन में वृद्धि कितनी हुई? 518 की। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 518 गुणे 100 बटे में पुराना आयतन, तो वृद्धि आपकी हो जाएगी 51.8% की। लगाना ही नहीं था, यहाँ पे 1000 था, सीधे 51.8% का आंसर लगा देना चाहिए था, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना था, इसलिए हमने सॉल्व किया। भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसी को दूसरे मेथड से लगाना चाहते हो तो हम लगा सकते हैं। कैसे? L बराबर 10%, B बराबर 20% और C बराबर 15%। यही तो है। तो ये एक फार्मूला हमने आपको बताया था, A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में इसको ABC कर दो। ये L है और ये B है और ये H है। ठीक है, अपॉन में 100 प्लस ABC अपॉन 100 इंटू 100। वैसे मुझे लगता है इससे लगाने से बेहतर है, इस मेथड से लगाने से बेहतर है हम इस मेथड का यूज़ कर लें। ठीक है,
ये मेथड जल्दी आप अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको पेपर में अपने ये 2 लाइनें लिखनी होंगी, ये 2 लाइनें, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ये आप अपने मन में लोगे, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे ये भी पुराना और नया भी नहीं लिखोगे, सिर्फ LBH भी नहीं लिखोगे, आपको पता है आयतन क्या होता है, सिर्फ आप डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई लिख के लिखोगे। जैसे उसने कहा 10% तो 10 11, उसने लिखा 20% मतलब 1/5 5 और 6, उसने लिखा 15% 5 ते 15 5 दूनी 10 20 23, बस इतना ही लिखोगे, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इस मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तीनों को जोड़ दो, 20 10 30 और 45 प्लस AB इन दोनों का गुणा 200, BC इन दोनों का गुणा 300, CA इन दोनों का गुणा 150 बटे में 100 प्लस का इन सबका गुणा कर दो, 15 दूना 30 30 दहन 300 प्लस 300 बटे में 100 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे आओ कैलकुलेट करो, 45 प्लस का 200 300 500 500 650 बटे में 100। दो कैलकुलेशन स्पीड जिसमें भी आपकी ज़्यादा होगी वो जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। हमें तो हर चीज़ सही लगती है, बस आपको सही लगना चाहिए, ठीक। देखो ये आ जाएगा 51.8%। हमें ये भी मेथड अच्छा लगता है और वो भी मेथड अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है। अगर आप भी अपनी कैलकुलेशन स्पीड ठीक कर लोगे तो हमें नहीं लगता कि कोई मेथड भी आपको कठिन लगेगा, ठीक है। आगे फिर यहाँ से कल से अच्छा ये भी बता देते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, ये भी देख लो। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 है। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, औसत दे रखा 17, बराबर संख्या इधर छोड़ दो, बराबर संख्या इधर छोड़ दो, बीच वाला ही हमारा क्या होता है, औसत होता है। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 17, बीच वाला ही औसत होगा। हमने 5 संख्याएं बना दी, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, बीच वाला ही हमारा औसत होता है। तो उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या 17 से पहले 17 से बाद 19 विषम संख्या, 19 के बाद 21, तो आपका आंसर आ गया सबसे बड़ी संख्या 21। 17 से पहले विषम संख्या 15, 15 से पहले 13, अगर छोटी पूछता तो 13 हो जाता। बात क्लियर है। तो बड़ी कौन सी 21। यहाँ से ये औसत का क्वेश्चन है, ये आप लगा लेना, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ये औसत का क्वेश्चन है। औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। टाइम हो गया है, बस मैं छोड़ रहा हूँ क्लास को। सभी संख्याओं का योग, सब बच्चे परेशान हो गए, बटे में सभी संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगा के आप कमेंट करना और बताना कि आंसर आपका क्या आया है। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बटे में जितनी संख्या उतनी संख्या लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं कल फिर, ठीक है। परेशान मत हो, बस हम समझ रहे हैं टाइम हो गया है क्लास का, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए हम लोग 73 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, इसके आगे कल से कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेट की तैयारी करते रहो।